हाँ जी, मुझे पता है 10 बज गए, नीचे बड़ा शोर मचा हुआ है कि डॉक्टर साहब 10 बज गए, 10 बज गए। सॉरी, वो मैं समझा कि आज फिर गड़बड़ होगी। असल में मैंने म्यूट का बटन दबाया हुआ था और मुझे उधर से आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो स्पीकर था वॉल्यूम का बटन ऑफ किया हुआ था, तो वो मैंने ऑन कर लिया। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त उमेश कुमार अग्रवाल जी हैं, जिनका अपना ऑनलाइन मैगजीन है क्रॉनिकल के नाम से, और ये बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में हमें मेजर जनरल ए.के. सिवाज भी हमारे साथ जो है वो जुड़ने वाले हैं, तो फिर हम जो है डिटेल से आज जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले मैं उमेश जी आपसे एक सवाल जो है वो करना चाहता हूँ कि ये जो टर्की ने किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है इस तरीके से, इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग है, क्या राय है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, ये टर्की का जो अभी प्रेसिडेंट है एर्दोगान, ये खलीफा बनना चाहता है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले वहाँ पे टर्की में एक चर्च हुआ करता था, हागिया सोफिया, उसको जी जी जी। इसने मॉस्क में बदल दिया था। दुनिया भर में प्रतिक्रिया आई थी। और आपने देखा है कि जिस हिसाब से वो फंडामेंटलिज्म टर्की में बढ़ा रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और आपको मालूम है 1919 में भारत के अंदर ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस ने एक तरह से खिलाफत मूवमेंट भी किया था। और 100 साल बाद भारत की कांग्रेस पार्टी ने इस टर्की में अपना ओवरसीज ऑफिस भी खोला है 2019 में। ये भी बता देता हूँ। तो ये एक ऐसा है कि टर्की का ना भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत पुराना संबंध है। और इसी हिसाब से टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो भारत को खत्म कर सके और वो गजवाए हिंद को एक तरह से प्रमोट करना चाहता है। गज़वा हिंद को आप प्रमोट कर सके, ठीक है। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाज जुड़ गए हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर हेड भी हैं, और कई टीवी चैनल्स पे आके लोगों को अपनी राय से नवाजते हैं। जनरल साहब, आज दो टॉपिक है। पहले तो हम बात करेंगे टर्की पे, उसके बाद बात करेंगे ज़ेलेंस्की जो टर्की गया है और वहाँ जो मुज़ाकरात पता नहीं होने कि नहीं होने उस पे। तो ये टर्की को अचानक क्या तकलीफ हुई है कि इसने पाकिस्तान का ऐसे साथ देना शुरू कर दिया है, और भाई बड़ा भाई छोटा भाई, ये क्या हम सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जबकि जब टर्की में ज़लज़ला आया था तो सबसे पहले इंडिया के जहाज उतरे थे एड लेके। इनको हाँ शर्म नहीं बिल्कुल। आती बेगारतों को? बिल्कुल ठीक बोला आपने मिर्जा साहब कि जब अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहला रिस्पोंडर जो था भारत था, और जिसने ऑपरेशन दोस्त के तहत करीब के 150 से 200 के अपनी बड़ी टीम भेजी थी रिलीफ के लिए, जिसके अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल भी था। और इसके बाद हमने काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मटेरियल भी दिया और खाने का पदार्थ भी दिया। मगर सब नलीफाई हो गया जिस प्रकार से एर्दोगन ने अब पाकिस्तान के साथ एकदम खुल के आया है। देखो इसकी कुछ एक रीज़न है। देखो सच्चाई है कि पहली बात तो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में 2 फाड़ है। एक तो है कि जो आपकी सऊदी अरेबिया यूएई का है, और कहीं न कहीं एर्दोगन जो है वो चाहते हैं एक बनना मुस्लिम वर्ल्ड का मास्टर, और उसके लिए वो एक चैलेंज कर रहे हैं इनकी हेगेमनी को, और उसको चाहिए अपने साथी। उसके अंदर अभी मलेशिया भी उसके साथ है, पाकिस्तान भी उसके साथ है, और धीरे-धीरे वो अपना जो एक प्रकार देशों को, मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साथ लेने की तरफ कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का चैंपियन है। यही मुस्लिम बात कॉज़। उमेश जी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खलीफा बनना चाहता है और हाँ, पूरी इस्लामिक दुनिया का लीडर बनना चाहता है। लेकिन क्या बिल्कुल। आज के दौर में ये कोई हकीकत पसंदाना, कोई रियलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल खलीफा बनना चाहते हैं, और सबसे बड़ी पॉइंट है कि उसको एक मार्केट नज़र आ रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इसके हथियार बहुत खरीदे, और सुनने में आया इसका लड़का जो है वो भी इन्वॉल्व है ड्रोन्स के अंदर। काफ़ी बरकता ड्रोन जो हैं उन्होंने टर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं, मिसाइलें दी हैं,
तो एक बड़ी मार्केट है, ये समझना पड़ेगा कि टर्की के लिए पाकिस्तान और टर्की का जो एर्दोगन है, इसका सुनने में लड़का इन्वॉल्व है बिजनेस में और जिसकी बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो आउट ऑफ वे जाके जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दिया है वो तो चीन ने भी नहीं दिया। चीन भी कोई खुल के नहीं आया था, चीन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट तो पास की, मगर ऐसा लगता था कि चीन ज्यादा कुछ हथियार देगा या इक्विपमेंट दे सकता, अम्यूनिशन दे सकता है, मगर इतना ज्यादा नहीं जितना टर्की आया है। तो ये सच्चाई है, टर्की का अपना बिजनेस इंटरेस्ट भी है, उसके लड़के का भी, और दूसरी बात बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो उसके लिए मार्केट है। पाकिस्तान को कहते हैं कि 81% जो उसने वेपन लास्ट 4-5 साल में चीन से खरीदे और 17% के करीब जो हैं वो टर्की से भी खरीदे। तो ये सच्चाई है, मुझे लगता है ये दो रीजन हैं जिसके कारण टर्की खुल के आया है। हाँ, एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो टर्की है वो एक नेटो का मेंबर है और वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। उसने बहुत कोशिश की है यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, आज तक उसको अलाउ नहीं किया है। तो ये बात आ रही थी क्या नेटो की तरफ बताया जा सकता है, पर मुझे लगता नहीं उसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नेटो कंट्रीज भी डिवाइडेड हैं, कोई खास खुल के भारत की तरफ नहीं आई हैं। ज़्यादातर एक न्यूट्रल स्टांस दिया है। जो वेस्टर्न प्रेस है वो बायस्ड है, और इसी का फायदा मुझे लगता है इसने टर्की ने उठाया। तो टर्की को अभी मेरे को लगता है कि इसको काउंटर करने के दो तरीके हैं। एक तो टर्की की और ग्रीस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये ग्रीस लिखा है यहाँ पे, देखिए ना, ये नीचे कमेंट में अदियार ने लिखा है, और ये इसका जवाब आप दें। सर, कैन वी सपोर्ट ग्रीस टर्की एज इलीगली ऑक्युपाइड साइप्रस लाइक पीओके इट्स पीओसी? यही मैं बताने वाला था। हाँ, वो देखे ना आप, इसलिए तो आप इतने महत्वपूर्ण एनालिस्ट हैं कि आप जो बोलते हैं वो जनता जो बोलती है वो आप बोलते हैं। आपकी बात में और जनता की बात में जो है ना वो एकता होती है। यू, बिकॉज वी आर कॉमन सेंस पीपल, हम भारतीय लोग जो है कॉमन सेंस पीपल है। मैं एक्साइटेड हो गया हूँ जी, बोलिए। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा बोला मिर्जा साहब। ये टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस की मदद होनी चाहिए। साइप्रस को किया हुआ है, टर्की और ग्रीस के रिलेशन ठीक है। ग्रीस ने कई बार भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, और ग्रीस जो है उसको मार्केट है हथियार की। हमने जो आकाश अभी जो दिए थे कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमने आर्मेनिया को भी दिए थे, टर्की इस ग्रीस को चाहिए। ग्रीस को हथियार दें और ग्रीस से ज्यादा अपने रिलेशनशिप खोलें। ये एक काउंटर मेजर है जो टर्की को एक प्रकार अर्दोगन को अपनी प्लेस पे पुट करने के लिए। मुझे लगता है इससे बेटर कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि इनफ इज इनफ। भारत ने बहुत कोशिश की टर्की के साथ अच्छे रिलेशन करने की, मगर टर्की नहीं बदलेगा। टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि उसके अपने रीजन्स हैं। इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है ग्रीस को हमें ओपनली सपोर्ट करना चाहिए, उसको हथियार देने चाहिए, और जो भी कोई मदद हो सकती है हमें दें। ये ही एक काउंटर तरीका है टर्की के लिए। मिर्जा साहब, ये देखिए ना, नीचे लिखा है टर्की इज पाकिस्तान ऑफ यूरोप। उमेश जी क्या कहेंगे, इज टर्की पाकिस्तान ऑफ यूरोप? डेफिनेटली टर्की को तो बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं, यहाँ तक भी बोला जाता है। और आपको ध्यान होगा टर्की ने अजरबैजान को भी सपोर्ट किया है आर्मीनिया के खिलाफ। जो नगर्नो काराबाख रीजन के ऊपर जो वॉर हुआ था उसके ऊपर हमने अपने मिसाइल्स जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आर्मीनिया को दिए थे, जो बहुत कारगर भी साबित हुए थे। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने टर्की को सपोर्ट भी किया कि ब्रिक्स के अंदर वो ज्वाइन हो जाए, उस समय टर्की ने क्या किया, जो कश्मीर का इशू है वो नहीं उठाया। और जैसे ही उसका काम हुआ वो वापस एंटी इंडिया जो कश्मीर का जो रोना रिला होता है वो इंटरनेशनल फोरम में उसने उठाना चालू कर दिया। देखिए टर्की तो एक तरह से बोलते हैं कि उसके खिलाफ जो अर्दोगन जब तक रहे, सिद्धार्थ ने भी नीचे कमेंट में यही लिखा है जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, क्या जो बात आप कर रहे होते हैं उसी तरह, उससे पहले उसी तरह का कमेंट आया होता है। चलें करें। पर भारत कोई खास अगेंस्ट नहीं था टर्की के कि ब्रिक्स में नहीं हो जाए। देखो, क्योंकि टर्की का हरदम झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है, यही वजह है। पर भारत ने टर्की के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि भारत नहीं चाहता टर्की से रिलेशन खराब हो। और ये सच्चाई है जो बताया, ये सच्चाई है कि जो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में
अजरबैजान का आर्मेनिया पे जीतने के दो रीजन है। एक तो इन्होंने जो ड्रोन दिए हैं, बरकता ड्रोन जो एक दिए हैं टर्की ने और इजराइल ने, वो एक मेन रीजन था अजरबैजान का जीतने का। तो अजरबैजान का भी अगर आप देखें झुकाव पाकिस्तान की तरफ, उसका भी बहुत ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। ये भी तो 3 कंट्री थी जो खुल के आई हैं, चीन है, टर्की है और एक है अजरबैजान। इस बार मलेशिया ने कोई खुल के नहीं मैं आया यही है। पूछने लगा था आपसे, मलेशिया जो है वो थोड़ा अब चौकन्ना हो गया ना। हाँ, मलेशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ, उनको वो थोड़ा सा, इकोनॉमी, क्योंकि पाम ऑयल जो है हम लेते हैं, पिछली बार हमने हाँ पाम ऑयल लेना बंद कर दिया था और हमने जो दूसरे सेंट्रल इंडिया सेंट्रल स्टेट्स हैं उनसे लेना स्टार्ट किया था, तो उसको पता लग गया था कि उसकी इकोनॉमी पे क्या हिट हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा है कि आपका जो टूरिज्म टूरिज्म टर्की में भी भारत का बहुत है। कहते हैं 3 से 4 लाख लोग गए थे पिछले साल, और टूरिज्म उसका कहते 11% भारत के लोग जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो टूरिज्म पे मुझे लगता है जो बातचीत चल रही है कि 27% जो टूरिज्म में जो जाने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कैंसिल करें। टर्की को एक प्रकार से जाना और अजरबैजान को एक माहौल चल रही है भारत के अंदर कि इनको बाइकाट करें और इसके अंदर टूरिस्ट नहीं जाएं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पहल है कि आप इकोनॉमिकली प्रेशर डालें, क्योंकि टर्की को के साथ भारत ने हरदम अच्छा बिहेवियर किया। टर्की के लिए आउट ऑफ वे जाके हमने ऑपरेशन दोस्त में उसको मदद की, हाँ, मगर मदद की, ये सारा कुछ किया, लेकिन ये देखे ना मूवीज एक्सप्लेन क्लिप हिंदी, ये कह रहे हैं प्रॉब्लम विद इंडिया इज वी आर डिलेइंग टू मच व्हाइल टेकिंग स्टेप्स आफ्टर द राइपेस्ट टाइम इज गॉन। क्यों जी उमेश जी? तो कह रहे हैं कि हम बहुत देर कर देते हैं, जब राइप होता है टाइम उस वक्त एक्शन नहीं लेते, जब वो गुजर जाता है तो उस वक्त हम फिर एक्शन लेते हैं और उसका उतना असर नहीं होता। मेरा ये मानना है कि भारत ने बहुत राइट टाइम पे एक्शन लिया है, और आज भी देखा जाए जो ग्राउंड हैंडलिंग की उनकी कंपनी है सेलिबा, उसका भी लाइसेंस रिवोक कर दिया है। और हाँ बिल्कुल, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले हमने टर्की को सबमरीन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको भी हमने रद्द कर दिया था। और एक तरह से बात आ रही है कि फिल्म फ्रेटर्निटी भी टर्की में जाके अब शूटिंग नहीं करेगा। और जैसे खबर आई है कि एप्पल के जो सौदागर हैं पुणे में, और जो मार्बल के सौदागर हैं राजस्थान में, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम टर्की से अभी माल नहीं खरीदेंगे। यहाँ तक बात आ गई है कि भारतीय सरकार अपने सारे ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज वो टर्की से तोड़ने के लिए तैयार है, और एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाने का एक तरह से मेरे हिसाब से बात बन चुकी है। आपने देख लिया कि टर्की के जो हैंडल्स है, न्यूज हैंडल्स, उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। धीरे धीरे मेजर्स लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल पीपीपी ने किया है, व्हाई वेस्टर्न कंट्री साइलेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद कहते हैं इज अवर फॉरेन पॉलिसी फेलियर? आई डोंट थिंक सो। वेल I'll let जनरल साहब शेड सम लाइट ऑन दिस। जी जनरल साहब। हाँ देखो जो लिखा है वो फैक्ट है, इसमें कोई अच्छा, डाउट नहीं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मीडिया है सच्चाई नहीं पेश कर रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन की मुठभेड़ हुई थी, जबकि भारत ने आउटराइटली पाकिस्तान को हराया है। जिस प्रकार से हमने शुरू में उसके 9 जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके अंदर इनके हेडक्वार्टर थे, लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की जो मुरीदका में थे, भावालपुर और साक, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद जब उसने पलटवार किया उसको हमने नकारा कर दिया। और उसके अगले दिन हमने 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जिसके अंदर आपकी स्कार्दू भी है, सरगोदा भी है और आपका एक प्रकार जकोगाबाद भी है, इनको हमने एक प्रकार से नूर खान भी है, उनको हमने बिल्कुल कई हद तक कहते 30 से 40% उसको डैमेज किया। उसको लगेगा 2 से 3 महीने ऑपरेशनलाइज होने के लिए, और पाकिस्तान को घुटने पे डाल दिया था। और पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर बोगी था उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और ये बता दिया कि अगर आप न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको आप बार बार बालते हो, ये इट इज नॉट अ वेपन ऑफ वार, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। और भारत यूं तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं करता, मगर हमारे पास ठीक है। पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये मैं एक कहता हूँ और क्वेश्चन आ गया जनरल साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लाइव शो चल रहा है ना, तो वो इसलिए
ये एक और सवाल बीके ने किया है, ये देख लें आप में से कौन इसका जवाब देना पसंद करेगा, चाहे तो अगर दोनों कोई जवाब मुझे दें। बताए कि 12 तारीख को चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ, बताएंगे कोई कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? देखो, एक चीज मान के चलनी पड़ेगी, आज की तारीख में अफगानिस्तान के जो और भारत के वर्केबल रिलेशन हैं, हमने रिकग्नाइज नहीं किया, मगर हमारे जितने भी $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स थे वो भी अभी स्टार्ट हैं। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसका झुकाव भारत की तरफ है, ना कि पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो फोर्ट लाइंस हैं वो बहुत बड़ी हैं, डूरन लाइन को लेके और पश्तून को लेके। तो मुझे लगता नहीं कि जो एक प्रकार से जो ये लिखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभी रिलेशन। एक और सुनने में आया कि ये भी सुनने में आया कि चीन जो रूस जो है, रूस की बात आ रही थी कि रूस ने कोई खुल के भारत के साथ ऐसा नहीं दिखाया। सुनने में आया रूस का भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है थ्रू पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी नई इंटरेस्टिंग चीज आई है। इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो रूस एक ऐसा देश था कि जो भारत के साथ बहुत खुल के आता था, इतना खुल के नहीं आया ऐसा लगता है। और तो ये सच्चाई है। जो अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट काफी देशों का है, चीन का इंटरेस्ट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान रिसोर्सेज में बहुत रिच है और उसको बहुत स्कोप है वहां डेवलपमेंट का। तो अफगानिस्तान के अंदर चाइना तो आएगा, पर क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी ये तो समय बताएगा, पर लगता नहीं, क्योंकि फॉल्ट लाइन बहुत है। डूरन लाइन को लेकर इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन है, वो इतनी जल्दी दूर हो नहीं सकती। और जो पश्तून है वो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से 30-35 लाख के करीब इन्होंने लोग भेजे हैं और जबरदस्ती इनको भेजा, वो भी इनके अगेंस्ट है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सारी बेसिस वो अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, वो नहीं होंगे, मगर ठीक है, यस इसका फायदा उठाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। मैं और एक ऑपरेशन ऐड कर मैं एक जी और जी, एक ऐड करें करना ऐड, करें चाहूंगा। ऐड। ये बहुत अच्छा लिखा है, हाँ 3.3 ना। लाख इंडियन विजिटेड टर्की। ये ये सच्चाई है ऑपरेशन कि सिंदूर है, ये जो हम हमारे बात कर मेंबर रहे हैं। थे मिर्जा साहब, जी बिल्कुल जी, इसको बंद करें, हम टूरिज्म बंद करें। सबसे बंद करें इम्पोर्टेंट चीज। ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ। आप एक छोटा सा निशान देख रहे हैं ना ऐसे वाला, ये हमारे हाँ, मेंबर हैं, पेड मेंबर हैं। हमारे इस वक्त 180 से ज्यादा पेड मेंबर हो चुके हैं, और इसीलिए अभी हमने मैक बुक ले ली है 2025, और हमारी ये क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। अभी हमें माइक्रोफोन लेना है और चीजें लेनी है, फिर हम जाकर 24/7 लाइव चलेंगे। बहरहाल आज हमारे साथ इस वक्त 750 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए हैं। हमारा मैक्सिमम लाइव हमारे शो में 3,500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं एक दफा में। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी लाइव आते हैं मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लेकिन ज्वाइन करें। इसमें सुपर थैंक्स भी है और चैट, सुपर चैट वगैरह वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज पेड मेंबर बन के ज्वाइन करें हमें। हम चाह रहे हैं कि कम से कम भी इस साल के एंड तक हमारे 1000 पेड मेंबर्स हो जाएं, क्योंकि फिर हम स्टाफ हायर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जब आप कहते हैं और कि वन ऑफ द बेस्ट शोज, तो फिर उस बेस्ट शो को सपोर्ट भी करें। अच्छा, अमजद जी, एक और एक चीज न्यूज आई थी कि मुल्ला मोहम्मद, बिल्कुल अ, ये। जो अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो वहां हाँ पे हाँ 34 प्रोविंसेस की पुलिस को हैंडल करते हैं, वो भारत आए थे। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि शायद बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो अब ये देखना ये है कि ये मीटिंग हुई थी मई 3 को, बट अभी मीडिया में डिस्क्लोज 1-2 दिन पहले ही आई है। बिल्कुल, ये खबर हमारी नजर से भी गुजरी है, लेकिन हमने इस पे कमेंट ये नहीं जो किया क्योंकि बलूचिस्तान की बात, ऑफिशियल नहीं हाँ, था विजिट। अब देखो बलूचिस्तान की बात जो कर रहे हो, मेरे को देखो सच्चाई है कि बलूचिस्तान इस कतार पे है कि उसको फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ने जो भारत के साथ अभी रिलेशन खराब हो गए, तो वो जो वेस्टर्न बॉर्डर से उन्होंने ट्रुप्स मूव करे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे ईस्टर्न साइड, और अभी वहां पर काफी वैक्यूम है दोनों खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान में अब जो बीएलए है वो काफी सक्रिय है, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत जोरों से चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में
बलूचिस्तान एक रियलिटी बन सकता है। और ये जो इशारा करा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एग्जाइल को रिकग्नाइज करो, मुझे लगता है कि उसकी तरफ कुछ ना कुछ पहल हो सकती है। और बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है इस बारे में, क्योंकि असलियत है बलूचिस्तान आज की तारीख में इस कतार पे पहुंच गया कि उसको आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट मिल सकता है। ये आपको किसी ने कहा है, शिवाज सर ने सही बोला है। देखिए ना, हमारे लोग सुनते हैं। 750 लोग जुड़ चुके हैं, 800 हो गए हैं। वेरी नाइस। अमजद भाई, 800 एक और एक लोग खबर आई है, जयशंकर हाँ साहब जी। ने बोला है कि उन्होंने एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर मवाली आमिर खान मुताकी से मीटिंग की है और उन्होंने भी सपोर्ट किया भारत का स्टैंड पहलगाम के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप डीपनिंग होती जा रही है, एक तरह से ये देखिए। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती हमेशा ही रही है, कोई भी सरकार आए, क्योंकि हाँ जी 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 जनरल साहब। वो देखो, सच्चाई है कि अगर जिसके साथ आपका इमीडिएट बॉर्डर नहीं है उसके साथ आपके रिलेशन बाय एंड लार्ज अच्छे होते हैं। और अफगानिस्तान में अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे तो वो पाकिस्तान एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन है, उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। भारत के वर्केबल रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। हमने 3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया था, वो 100 प्रोजेक्ट हैं, वो सारे अभी चल रहे हैं। और सच्चाई यह है, भारत जो है जिस चाबार पोर्ट के थ्रू जिस प्रकार से हम अब अपना नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ दिया है, चाबार से जो जा रहे हैं ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, उसके बाद आप नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ के जो ईस्ट यूरोप और रूस जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो रूट खुल जाएगा, तब कहते हैं 11% वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ से जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और मुझे लगता है इसका हमें अब इस्तेमाल करना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के साथ वर्केबल रिलेशन और इंप्रूव होने चाहिए और किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। मिर्जा साहब, ये नीचे एक क्वेश्चन आया है जी, आप दोनों देख सकते हैं इसको, हमारे दर्शकों का क्वेश्चन व्हाट है। डू यू थिंक सर, इज यूएसए गोइंग टू वेज अ ट्रायल वॉर विद इंडिया लाइक चाइना? उमेश। देखिए, मेरा ये मानना है कि यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि वो भारत के साथ इस टाइम पे ट्रेड वॉर चालू करे। मेरे ख्याल से दर्शक ने वो टिप्पणी दी थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था टिम कुक को कि एप्पल के जितने भी आईफोन है वो अमेरिका में बनाओ, पर एप्पल ने इसको मना कर दिया है। वो अपने प्लान्स से वो जो भी उन्होंने प्लान किया है उसके ऊपर ही प्रोग्रेस करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका में अगर आईफोन बनेगा वो आज $3,000 से कम नहीं बन सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अभी नीचे गिरती जा रही है। तो ये एक तरह से आप देखते रहेंगे कि द वर्ल्ड विल नॉट टेक डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली फ्रॉम नाउ ऑन। उनकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बदलते हैं अपनी बात को। ट्रंप तो बदला है बाजार देख के। हाँ, बदला बडोला बजा दे। देखो इसमें मिर्जा साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट काफी आगे बढ़ चुका है और आपस में बातचीत हो रही है। और क्योंकि सप्लाई चेन शिफ्ट होनी है चाइना से, वो भारत की तरफ आने के बहुत चांसेस हैं। नहीं तो ट्रंप ने तो एप्पल को कह नहीं दिया जनरल साहब, ट्रंप ने तो कहा है एप्पल को कि इंडिया में मत लगाओ, इधर आओ। नहीं, वो आपका बात मुझे आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही थी, मगर जैसे बात कर रहे थे कि आज जो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कल उसको यू टर्न कर सकते हैं। अब सच्चाई है वो इसलिए वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सारी शिफ्ट यूएस में हो। और बिल्कुल ठीक बोला, यूएस का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई है क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा है, उसको खरीदेगा कौन? तो ये सच्चाई है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा कंपटीटर है चीन का, क्योंकि अभी भारत के अंदर आप लेबर भी चीप है, हमारे पास बिजली पानी सब कुछ है, प्रोसीजर हाँ मैं मानता हूँ सिंप्लीफाइड नहीं थे, कर दिए गए हैं। तो ये जो सप्लाई चेन शिफ्ट होनी है चाइना से भारत की तरफ उनका मूव करने के बहुत ज्यादा चांसेज है और इसको हमने एक प्रकार से प्रेरणा करनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं, वो जिस प्रकार से इंश्योर कर रहे हैं कि भाई ये सप्लाई चेन की जितनी भी कंपनियां आती हैं इनको जल्दी से जल्दी भारत में सेटल किया जाए और इनके लिए जो भी एंट्री है उसको इजी किया जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी बॉर्डर पे हलचल हो रही है कि नहीं हो रही?
देखो दो बातें हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे तो पहले भी एक्टिविटी थी, क्योंकि पाकिस्तान तो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। पाकिस्तान जो है लॉन्च पैड पे अभी भी आपको पता है मिर्जा साहब 450 से 500 जो आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी ब्लीड विद 1000 कट्स वो चलेगी, उसकी जो पॉलिसी की यूज टेररिस्ट एज स्ट्रेटेजिक एसेट वो चलेगी, इसलिए एलओसी तो एक्टिव रहेगी। मगर उसके अलावा मुझे लगता नहीं आईबी में कोई खास हरकत है, आईबी में काफी नॉर्मलसी है। ठीक है, ये देखें एक और ऑपरेशन सिंदूर ने पोस्ट डाली है। देखिए एक और एक चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय सरकार ने पीएलआई स्कीम डाली है, और जिसके कारण बहुत सारी जो कंपनीज है चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है। एप्पल के अलावा गूगल भी आ रहा है, सैमसंग भी आ रहा है, और डेल ने भी अपना, डेल और एचपी ने भी अपने जो लैपटॉप के जो है वो भारत में बनाने वाले हैं। एडिडास और नाइके भी आ रहा है। तो ये सब बेनिफिट्स फॉरेन कंपनीज लेना चाहता है। और अभी अभी रिपोर्ट्स आई है, जो सेलेबी जो फर्म है जो उनकी एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग करती है, उसके शेयर आज 10% नीचे गिर गए लोअर सर्किट में। तो एक तरह से भारत का ये इकोनॉमिक स्ट्राइक है जो टर्की को महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ठीक बोला, बहुत ठीक बोला। और ये वाकई है। देखो आप ये भी देखें, इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो कम से कम $3 बिलियन ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले। और ये सच्चाई है कि टर्की को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा कि जितने टूरिस्ट वहां जाते हैं भारत के, उसमें बहुत गिरावट आने वाली है। और दूसरी बात, टर्की को नुकसान होगा जब भारत ओपनली ग्रीस की सपोर्ट करेगा। ये क्योंकि साइप्रस इसने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया वो, इसमें फर्क आएगा। आप देखना कि अब आर पार का, क्योंकि भारत ने बहुत कोशिश की टर्की से अच्छे रिलेशन करने के, मगर एर्दोगन जो है वो अपना असली कलर बार बार दिखाता रहा है। मगर इस बार जो है वो आर पार था, और अब भारत भी ऑल आउट जाएगा एर्दोगन और टर्की के। सर जी एक और एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। अप्रैल 22 को जब मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे, वो आईमैक को रिवाइव भी करना चाहते थे। आईमैक का जो यूरोपियन जो द्वार है वो ग्रीस में खुलने वाला था, ग्रीस के पोर्ट में। तो मेरा ये मानना है कि आईमैक को एक तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए अप्रैल 22 को ये एक तरह से नरसंहार कराया गया। चाइना ने पाकिस्तान को बोल के हिंदू सैलानियों को मारा है। और आपको ध्यान है कि जब G20 की मीटिंग हुई थी, वो सितंबर 22-23 को हमने एक तरह से आईमैक को उस दिन अनवील किया। 2 हफ्ते बाद ही आपने देखा कि इजराइल के अंदर हमास ने 1200 जूस को मार दिया। तो ये जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है, ये थ्रेटन हो जाता है भारत के आईमैक से। जब भी भारत आईमैक पे कोई काम करता है, चाइना आप ये देख लीजिए, कुछ ना कुछ कर देता है, जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है डीरेल हो जाता है। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पे तो हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं। जब 7 अक्टूबर 2023 को ये हमला हुआ था हमास का इजराइल पे, उसी वक्त हमने कह दिया था, क्योंकि उससे चंद दिन पहले दिल्ली में जो है सितंबर में G20 में ये फैसला हो गया था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो जाएंगे और इनकी एम्बेसीज खुल जाएंगी, और आईमैक पे प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया था। तो उसके बाद चाइना ने ये हमला करवाया हमास से, ईरान को क्या कहे, क्योंकि ईरान को भी तो पैसा दे रहा है ना चाइना। अच्छा, अब चलते हैं जरा थोड़ा सा ये ज़ेलेंस्की की तरफ चलते हैं। ये क्या ड्रामा कर रहा है ये जोकर आदमी। ये अब तुर्की पहुंच गया है और वहां पे जेडी वैंस उसको मिलने गया है। यानी इतना बेशरम आदमी है कि जिस जेडी वैंस ने इसकी व्हाइट हाउस में इतनी बेइज्जती की है, अब ये उससे मिलने के लिए टर्की चल पड़ा है। और ना प्यूटन आ रहा है और ना ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी जब तक मैं और प्यूटन डायरेक्ट बात नहीं करेंगे ये यूक्रेन का मसला हल नहीं होगा। तो फिर तुर्की में क्या कर रहे हैं ये ड्रामेबाजी, जनरल साहब? देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है कि ये सोचा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से एक आशा बनाई थी कि भाई जैसे वो आएंगे इसको लड़ाई को बंद कर देंगे 24 घंटे में, वो तो हुआ नहीं। और सच्चाई यह है कि अब ये लड़ाई चलती जा रही है। अब ग्राउंड की जो सिचुएशन देखें कि क्या है कि अभी रूस को जितनी लड़ाई लंबी जाएगी रूस को फायदा है, नुकसान नहीं। उसकी वजह है, देखो रूस ने कम से कम 18 से 20% इलाका जीत लिया है, और जो कुर्स्क का इलाका ले रखा था यूक्रेन ने, उसको भी इसने वापस ले लिया है।
क्रीमिया इसने 2014 में ले लिया था, और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है वो थोड़ा थोड़ा और ईस्टर्न एरिया लेता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूक्रेन को नुकसान है अगर लड़ाई ज्यादा लंबी खिंचती है, क्या रूस की इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है? वो हुआ नहीं, क्योंकि रूस की इकोनॉमी ज्यादातर दो चीजों पे थी। एक तो वो एक्सपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट, और एक ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस उनको मार्केट मिल गई, अगर यूरोप ने नहीं ली तो चीन और भारत ने। अब डिफेंस इक्विपमेंट वो 3 शिफ्टों में बना रहा है। मतलब रूस ने एक सबसे अच्छी चीज ये की, जब उसके वेपन इक्विपमेंट एक शिफ्ट में बनते थे नॉर्मल टाइम में, अब 24/7 बन रहे, तो वो उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि आज रूबल स्ट्रोंगर हुआ है एक प्रकार से डॉलर के मुकाबले, तो उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा। जबकि जो आपका यूक्रेन है उसको चारों तरफ से मार पड़ रही है, उसकी इकोनॉमी भी डिगमगा रही है, उसकी हार भी हो रही है, वो नहीं इलाके को एक प्रकार बैलेंस आउट कर पाया है, स्टेबलाइज। तो मुझे लगता है कि जो यूक्रेन चाहता है कि किसी तरीके से समझौता हो और सीज फायर हो, सीज फायर वो चाहता है, सीज फायर हो, बातचीत हो। जबकि रूस कहता है कि सीज फायर का कोई मतलब नहीं जब तक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाई दी जाए कि सीज फायर के बाद क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है ये एक जो आपस में इनके बीच में गैप है। अब अमेरिका इसका क्या रोल प्ले कर रहा है ये अभी समझ नहीं आया। क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बात होने पे ये रुक सकती है, अब ये तो लगेगा। मगर सबने ये सोचा था कि तुर्की में जब इनके दोनों के ये डेलीगेट्स मिलेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। मगर जो डेलीगेशन रूस ने भेजी है वो भी कोई बहुत बड़ी डेलीगेशन नहीं है, ना इतनी पावरफुल है। तो इसलिए सबकी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ ज्यादा ना हो पाए। क्यों जी उमेश जी, कुछ ज्यादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या वैसे ही नशिस्तन बर्खास्तन होगी यहाँ पे भी? देखिए, मेरा ये मानना है कि रशिया नहीं चाहता है कि वॉर अभी बंद हो। जैसे मेजर साहब ने बोला है कि जैसे और भी रशिया फूड एंड फर्टिलाइजर्स भी एक्सपोर्ट करता है, और जरा ना जितना ये लाइक करें इसको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसको, वो कह रहे हैं इससे व्यूअरशिप बढ़ती है। चलें जी, सॉरी टू इंटरप्ट। बोलते आप मिर्जा साहब बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शन देनी है अपने व्यूअर्स को वो जी जी देते रहे, वो बहुत जरूरी है अपने जी जी चैनल जी, के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने ये एक और कहा ना कि ये इन्होंने, सुमित कह रहे हैं आस्क पीपल टू लाइक दिस लाइव स्ट्रीम, इट विल इंक्रीज व्यूअर्स। और ज्वाइन भी करें प्लीज, अभी तक आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन करें, मुझे फिर नींद नहीं आएगी रात को। देखिए मेजर साहब, जी एक और एक उमेश चीज जी। हो सकता है कि आप ट्विटर में भी डालिए कि आप ये एक तरह से लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, और वहां पे भी हैशटैग्स के थ्रू आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ट्विटर एक माध्यम है, ये जब लाइव स्ट्रीम होती है तो पब्लिक आएगी उधर से। और मेरा ये मानना है कि रूस अभी एक तरह से युद्ध चाहता ही नहीं है कि बंद हो, और उसको तो फायदा ही है ना, क्योंकि अगर युद्ध रुक जाता है तो तेल के दाम सब गिर जाएंगे, और तेल के दाम गिरने से इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रशियन इकोनॉमी। और जेलेंस्की भी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि उसको पैसे आते रहेंगे, उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहती रहेगी, और उसको तो यूक्रेन से कोई मतलब ही नहीं है। यूक्रेन की इकोनॉमी को उसने टोटली खत्म कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा जब तक अगर यूक्रेन के अंदर उनकी जनता ही उठ खड़ी होके जेलेंस्की को ना हटाए, तब तक ये चलता ही रहेगा, ये मेरा मानना है। आपका ये मानना है कि जेलेंस्की को हटाना जो है ये बुनियादी काम है, बेसिक यस, काम है जी। ये देखें, ये कुमार यादव साहब कह रहे हैं रिपोर्टिंग ऑपरेशन सिंदूर लाइव फ्रॉम बिहार रेलवे लाइन। जोश है लोगों में। नहीं, ये देखें, हाँ, ये थोड़ी वन सी शुड इस पे भी, भी थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो जंग है रूस की, अब आप अगर वेस्टर्न मीडिया देखें तो वो प्यूटन को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कोई कोई अजदहा है जो खा जाएगा, कोई बहुत ही बड़ा डेवल है जो यूरोप पे हमला करना चाहता है, यूरोप को खाना चाहता है। ये तो झूठ है। आज मेरा न्यूज एक्स पे भी इंटरव्यू था, उस पे भी मैंने यही बोला। मैंने कहा अगर, मैंने कहा आप ये देखो, ये तो वही बात है कि सारे लिख रहे हैं इंडिया अटैक पाकिस्तान, वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है इंडिया अटैक पाकिस्तान, तो इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है प्यूटन इन्वेड यूक्रेन, राइट?
तो आपने वादा किया था 1990 में, जनरल साहब इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगी। आपने किया, और अब आप यूक्रेन में लाके उनकी फौजें बिठा रहे, नेटो को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई। पंगा तो आपने लिया। अगर वो गलत था तो फिर पहलगाम में जो हमला हुआ उसके खिलाफ भी जो स्ट्राइक्स थी, हम तो नहीं, इंडिया ने तो नहीं कहा वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, उन्होंने तो कहा वी आर गोइंग टू स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप्स, राइट। इसी तरह से जो रूस है वो तो इसको वॉर नहीं कहता, वो तो कहता है वी आर कंडक्टिंग अ स्पेशल ऑपरेशन, मिलिट्री स्पेस, हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन। तो जनरल साहब इस पे थोड़ी रोशनी डालें, हमारे दर्शकों को समझाएं कि हम लोग किसके साथ खड़े हों, रूस के साथ खड़े हों या यूक्रेन के साथ खड़े हों, ये क्यों जंग शुरू की हुई है, इसमें क्या मसला है? देखो मिर्जा साहब, ये लड़ाई तो पहले शुरू होने नहीं चाहिए कि ये लड़ाई जो है एक एडमेंट बिहेवियर जो नेटो कंट्रीज का और एक प्रकार यूक्रेन का, कि उसको क्या चाहिए था पुतिन को, कि एक प्रॉमिस कि भाई जो यूक्रेन की तरफ नेटो नहीं आएगा और नेटो का सदस्य नहीं बनेगा यूक्रेन। और मुझे लगता है इसको देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सच्चाई है 1990 में भी, और उसके बाद जब यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का, उस समय भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये वादा किया था कि नेटो जो है ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा, मगर वो कोई वादे नहीं निभाए गए। और ये मुझे लगता है बैल मुझे मार वाली बात की इन्होंने जिस प्रकार से उकसाया, रूस के पास और कोई चॉइस नहीं थी, उसने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 24 फरवरी 2022 को कर दिया। और अब भी ये लड़ाई बंद तभी हो सकती है जब आप हथियार देने बंद करेंगे यूक्रेन को अभी तक हथियार दिए जा रहे हैं, वो लड़ता जा रहा है, मगर वो लड़ाई में हारता भी जा रहा है। क्या इसको और हथियार दे देंगे, क्या ये दोबारा वो इलाका ले पाएगा जो इसने गंवा दिया? मुझे तो लगता नहीं कि कभी नहीं ले पाएगा। तो ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये सच्चाई है कि पुतिन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है, जिसको सब सोच रहे थे, क्योंकि इतने ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं और क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक देश इतने लंबा वार नहीं खींच पाएगा, मगर उसने प्रूव कर दिया कि उसकी इकोनॉमी नहीं डिगमगाई और वो अब भी लड़ सकता है। और मगर जबकि यूक्रेन के हालात अच्छे नहीं हैं, यूक्रेन का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, यूक्रेन हर रोज लूज कर रहा है ग्राउंड। हाँ, ये सच्चाई है कि खुद जो जेलेंस्की हैं, क्या वो पीस चाहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी सीट जो है वो अगर कल को शांति होती है तो कितनी देर वो टिक पाएंगे, ये भी है। पर मुझे लगता है कि फिर भी जेलेंस्की चाहेंगे कि कुछ न कुछ लड़ाई रुके, और इसकी पहल तभी हो सकती है जब अमेरिका डायरेक्टली खुल के आएगा। जब तक अमेरिका डायरेक्ट खुल के नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। सही है। व्हाट इंडिया शुड मेक स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उमेश भाई? देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि मेरे को लगता है पाकिस्तान की तरफ की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, भारत को अभी अपना जो डिफेंस है बता देंगे, उसको रैंप अप करने की जरूरत है। जैसे भारत को रशिया ने S-500 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने को प्रोड्यूस करने की बात बोली है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुकोई 57 भी भारत को ऑफर किया है। और हमें मालूम है कि F-35 हमको लेना नहीं है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने वही जेट्स F-16 पाकिस्तान को बेचा है। रफाल हमारे साथ सोर्स कोड तैयार भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम हमारी ब्रह्मोस रफाल में इंटरग्रेट नहीं कर सकते। जबकि सुकोई 57 भले ही थोड़ा डेवलपमेंट स्टेज में है, फिर भी भारत के अंदर अगर वो आ जाता है तो भारत के साइंटिस्ट उसके ना कहीं उसको एक तरह से अपने अंदर ढाल भी लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सुकोई 30 को हमने चेंज कर भी दिया है। उसमें ही बता रहे हैं कि उत्तम के ऐसे रेडार डाल दिया, हमने खुद के एवियोनिक्स डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे लग रहा है कि जैसे आकाश का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो नेटवर्क सेंट्रिक जो हमने डिफेंस सिस्टम है उसको हमको इंटीग्रेट करना है अपने एयरक्राफ्ट में, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में, वो हम कर पाएंगे। और रशिया तो बता ही रहा है कि वो स्टेल्थ कैपेसिटी है, और उसने अपना इंजन भी
AL-41 से AL-51 करने की तैयारी कर चुका है। और यहाँ तक अमजद भाई, रशिया ने तो बोल दिया कि आपके कावेरी इंजन को भी हम डेवलप करके दे देंगे, आपके एमका का जो प्रोग्राम है उसमें भी हम आपका सपोर्ट देंगे। पैसे वो इंडियन रुपीस में लेने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, लोकलाइज प्रोडक्शन करने को तैयार है। और हमारे पास सुखोई की जो फैसिलिटी है वो नागपुर में तैयार है, और 1/4 द कॉस्ट है, 1/3 या 1/4 ऑफ द कॉस्ट है F-35 का। तो बहुत सारे फायदे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अब हमें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो वो एक वीक एरिया है हमारा। और आज एक और एक हुआ है कि भारत ने तीस्ता नदी पे प्रहार करके वहां पे बांग्लादेश साइड में उन्होंने एक तरह से एक्सरसाइज की है, जिसमें आर्मी की इन्फेंट्री डिवीजन, आर्मरी डिवीजन, सारे लोग एक तरह से नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए वेपन्स जो भी था वो सब टेस्ट किया है। और बांग्लादेश को भी एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो कुछ भी नापाक हरकतें ना करे। जनरल साहब, जी जी आप बोले। मिर्जा साहब 2-4 बातें मेरे को बहुत अच्छा बोला। देखो सच्चाई ये है कि भारत को जो नए हथियार खरीदने हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अभी हमारा जो आमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको टाइम लगेगा। और हमारे पास गैप है, हमने कम से कम 114 के करीब एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, क्योंकि हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर हमें 2 फ्रंट अटैक है तो हमारे कम है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल ठीक है कि F-35, Su-57 दोनों रेस में हैं, मगर F-35 बहुत कॉस्टली है, 3-4 गुना ज़्यादा कॉस्टली है Su-57। और Su-57 हो सकता है रूबल वाली उसमें हो। और उसके बाद जो बताया सुखोई 30 MKI उसमें ब्रह्मोस लगाई है, तो Su-57 में लगे, ये शायद F-35 में लग सकती, नहीं लग सकती, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि अभी हमें सोच समझ के चलना है। और ये भी है कि हमें अमेरिका की भी जरूरत है और रूस की भी जरूरत है। अभी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड सरप्लस है हमारी तरफ। $40 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो एक प्रकार यूएसए की तरफ से। तो अब यूएस चाहता है कि उस ट्रेड डेफिसिट को दूर किया जाए। उसके 2 तरीके बता रहा था कि एक तो गैस ऑयल खरीदी जाए और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदी जाए। मुझे लगता है कि गैस ऑयल भारत खरीद सकता है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों से कम करके हम अमेरिका से खरीदें। एक तो वैसे भी उससे मल्टीस्पिटी हो जाएगी, ज्यादा जगह से लेने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और दूसरा हथियार कुछ हम ले सकते हैं, मगर शायद F-35 का लेना ना लेना ये ओवरऑल डिपेंड करेगा भारत की जो एयरफोर्स करेगी। और मुझे लगता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर में नहीं आती, जो भारत के हित में होगा वो खरीदा जाएगा। और मुझे लगता है कि वाकई इसमें दम है कि रशियन अगर सस्ते, क्योंकि कॉस्ट भी, इकोनॉमी भी तो आपने देखनी है, क्योंकि इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट्स का है, क्या आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्या वो भारत के अंदर ही एयरक्राफ्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें को देख के आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये सच्चाई है कि ये एक आप क्रॉस रोड पे हैं, आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना है आने वाले टाइम में कि हमने कौन सा एयरक्राफ्ट फाइनली लेना है, क्योंकि एयर पावर विल प्ले अ मेजर रोल। अगर इस मुठभेड़ को देखें तो ये एक स्टार वार की याद दिलाती है कि इसमें फोर्सेज ने क्रॉस नहीं किया, आईबी क्रॉस नहीं किया, आपके एयरक्राफ्ट दोनों तरफ से क्रॉस नहीं किया, मगर फिर भी एक दूसरे पे नुकसान किया। और भारत ने जो नुकसान पाकिस्तान के ऊपर किया है वो पाकिस्तान याद रखेगा आने वाले समय में, जिस प्रकार से उसका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। और अच्छा, सबसे ये ज्यादा मूवीज एक्सप्लेन क्लिप हिंदी, इन्होंने, ये हमारे पेड मेंबर बन गए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में। ये हमारे पेड मेंबर बन गए जी, बहुत जबरदस्त। ये अदियार भी हमारे पेड मेंबर है। ये पूछ रहे हैं, सर विल अफगानिस्तान टेक खैबर पख्तूनख्वा व्हेन पाकिस्तान ब्रेक्स इनटू 4 पार्ट्स? possible because Pashtun want them to join the Afghanistan, and that's why they are not recognizing a dual line, and they want Sharia law, so it is possible. हाँ, ये कह रहे हैं कि यूएस, चाइना एंड ब्रिटेन ऑल फादर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म। और ये कह रहे हैं, सर बीबीसी जैसी न्यूज मीडिया ऑलवेज एंटी इंडिया न्यूज को प्रमोट करती है, सर ऐसा क्यों?
क्योंकि वो अभी तक ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि हमने उनसे आज़ादी हासिल की है और फिर हम उनको पीछे छोड़ के तो उनसे इकोनॉमिकली आगे निकल गए हैं, वो छठी पावर बन गए हैं, हम 5वीं पे आ गए हैं। तो वो तो पूरा एक लंबी बहस है कि मीडिया, मजाक तौर पे मीडिया में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ये सुना देता हूँ ये इकोनॉमिस्ट की आज की सुर्खी है और वो कह रहे हैं कश्मीर्स अनसर्टन फ्यूचर, इंडियाज मोस्ट ट्रबल रीजन रिमेन्स इन क्राइसिस। ये है नैरेटिव की लड़ाई। यानी इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है वो वेस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगजीन समझा जाता है, लोग पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। और उसकी लैंग्वेज देखें कि जैसे तबाह हो गया हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, सब फिर लोगों ने बुक करना शुरू कर दिया होटल, फिर आना जाना शुरू हो गया। एक बीच में ये ब्लिप आया था लेकिन वो हम रिकवर कर लेंगे। आप देखिएगा जब ये सीजन खत्म होने के स्टैटिस्टिक आएंगे तो इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा कश्मीर की। बिल्कुल नहीं मिर्जा साहब, मैं ये कहता हूँ कश्मीर के अंदर जितना अभी अमन शांति है, हाँ मैं समझता हूँ जो पहलगाम में हुआ एक हादसा था और हम उसका बदला लेंगे। जिस प्रकार से 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को मारा गया है और ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के पीछे जाना है, और ये जो 4 जिन्होंने ये हरकत की थी पहलगाम में, उनका ज्यादा टाइम नहीं है। उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मारे जाएंगे। और भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसमें अमन शांति है, टूरिज्म दोबारा स्टार्ट हो गया है, वहां पर अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी और वहां पर डेवलपमेंट का माहौल है, इकोनॉमी चल रही है। ये जानबूझ के किया गया था, पाकिस्तान ने कराया था टीआरएफ से कि किसी तरीके से लोकल जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी हिट करे। ये इनके कोई चाहने वाले नहीं है, ये इनके दुश्मन हैं, ये देश के दुश्मन है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पाकिस्तान ने जो जिस प्रकार से नैरेटिव खेला था वो फेल हो गया उसका, और अब हम चुन चुन के मार रहे हैं इन आतंकवादी जो बचे हुए थे, और इनको भी मारा जाएगा जो पहलगांव के जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे। और अभी दोबारा जो इकोनॉमी है वो रास्ते पर आ गई है, टूरिज्म फिर स्टार्ट हो गया बहुत जोरों से। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसको पता है। एलओसी में जिस प्रकार से हमने 3 दिन के अंदर उनकी पोस्टों को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान याद रखेगा मिर्जा साहब, पाकिस्तान तो याद रखेगा। अच्छा, एक चूंकि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 8:45 ये पढ़ो साहब मिर्जा साहब, जी। ये द न्यूक्लियर वेपन इन किनारा हिल और बिलोंग टू द यूएस एंड द साइंटिस्ट वर्किंग एट द न्यूक्लियर साइट वर आल्सो अमेरिकन। दिस इज अ फैक्ट। यस यस। ये जो किनारा हिल है ये सरगोदा जो एयरफील्ड है उसके 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। किनारा हिल्स के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की साइट है। भारत ने बताया है कि हमने जब सरगोदा पे हमला किया तो किनारा हिल को हमने टारगेट नहीं किया। अब ये क्वेश्चन मार्क है वहां पर सेस्मिक कैसे आई, और ये जो लिखा है इट बिलोंग टू यूएस, इसमें फैक्ट है। इसमें काफी जगह ये सुनने में आया कि जो किनारा हिल्स में न्यूक्लियर वेपन्स है कहीं ना कहीं यूएस की उसके अंदर निगरानी में भी है और यूएस को मालूम भी था। अच्छा, मजे की बात ये है कि आज इंटरनेशनल, जी सॉरी बोलिए अमजद भाई, एक और एक चीज था कि मई 10 को पाकिस्तान की तरफ से फतेह मिसाइल छोड़ी गई थी जो सिरसा में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। एक और एक थियरी बता रहे हैं कि पाकिस्तान वो जो किनारा हिल्स में एक लो इंटेंसिटी जो न्यूक्स है वो असेंबल कर रहा था और वो असेंबल कर नहीं पाया और एक तरह से मिस हैंडल हुआ है। भारत ने अभी तक उसके ऊपर अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान मिस हैंडल हो गया है, इसके कारण उधर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ होता जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, ये जो है अमेरिकन वेपन्स ही है और अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में स्टोर करके रखे हैं और उसने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स टर्की में भी स्टोर करके रखे हैं। इसके लिए पाकिस्तान को हर, जैसे अभी $397 मिलियन की एड दिया था, अमेरिका उनको देता जा रहा है। और देखिए युद्ध के टाइम पे आईएमएफ ने $2.4 बिलियन का एडिशनल उनको एक तरह से एड दिया है। तो आप ये समझिए ये अमेरिका क्यों कर रहा है। सब लोग यही सोच बोल रहे हैं कि हाउ कैन आईएमएफ फंड द टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। यस, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट।
हाँ और एक चीज है, IMF का लोन हमेशा ट्रांच में मिलता है, 100 मिलियन, 150 मिलियन, $1 हाँ मिलियन एक दिन में ट्रांसफर किया उनको। मतलब आप सोचिए, एक दिन में। अच्छा, इसके मैं ये पूछना चाह रहा था, थैंक यू भाई। अच्छा, वो ऊपर जो है ना, वो कह रहे हैं मैंने ज्वाइन कर लिया है कॉमेडी कॉमेडी स्टार। आपने अगर ज्वाइन किया होगा ना, तो आपकी यहाँ पे ग्रीन नजर आएगा। आपने मेरे ख्याल सब्सक्राइब किया है, तो बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का। लेकिन ज्वाइन जो है, पेड मेंबरशिप आपने शायद अभी नहीं ली। अच्छा, एक मशवरा करना चाहता हूँ। हमारा ये ख्याल है कि हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट को 2 दफा करें, एक सुबह के टाइम करें, एक रात के टाइम इस टाइम पे करें। सुबह के टाइम जो हम करें, वो हम करें वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, जो ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ल्ड में आ रही है उसका एनालिसिस करें, ऑब्वियसली भारत के पर्सपेक्टिव से। और शाम को जो है वो हम इस किस्म के जो हम शो कर रहे हैं, ये जैसे जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं भारत को, जैसे तुर्की का हो गया मसला, और ये सिंदूर का ऑपरेशन था, और ये चीज़ें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है ये जो ज़ेलेंस्की वगैरह का है, ये शिफ्ट हो जाता है फिर मॉर्निंग शो में। तो इस किस्म का हम सोच रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, हम इसको कैसे बेहतर बनाएं अपने शो को। जी, हाँ, आप ये कुछ एक पॉइंट मिर्जा साहब, एक पॉइंट आ रहा था कि अमेरिका क्यों अभी भी झुकाव पे है पाकिस्तान में। देखो, हाँ पाकिस्तान अभी भी नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का, और अभी भी उसके लिए फ्रंट लाइन स्टेट है। क्योंकि अगर उसको ईरान पे और अफगानिस्तान पे सर्विलेंस रखना है, तो उसे बेसिस चाहिए पाकिस्तान में। और जो अल जवारी, जो अल कायदा का लीडर मारा गया था, उसके लिए जो MQ-9 ड्रोन उड़े थे, वो भी तो बलूचिस्तान से ही उड़े थे। तो ये सच्चाई है कि अभी भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बड़ा महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन स्टेट है, क्योंकि उसको ईरान के ऊपर नजर रखनी है और अफगानिस्तान में अल कायदा और आईएसआईएस के ऊपर ध्यान देना है। तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है और वो रहे करेगा। अभी इस जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, आपने इस नजरिए से देखें कि तभी उसका जो रवैया किस प्रकार का था मिर्जा साहब। बिल्कुल, ये बात सही है। उमेश, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, कॉमेडी स्टार अब आपने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। अब आपका ये जो है ना, एक स्टार सा भी आपके नाम के आगे स्टार भी आ गया है। थैंक यू वेरी। अच्छा, किया हुआ है आपने, ठीक है, अच्छा किया हुआ है, सॉरी मैं समझा कि अभी किया है। जी उमेश, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही मानना है कि आज की डेट में पाकिस्तान एक तरह से सरदर्द है अमेरिका के लिए, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कंट्रोल कैसे करें। और क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन्होंने 7 से 8 जगह बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये हो रहा है कि जैसे आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बोला है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो IAEA के कंट्रोल में आ जाना चाहिए, उनके सर्वेलेंस में आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स। और एक तरह से मेरे हिसाब से US पैसा इसके लिए देता है, नहीं तो ये पाकिस्तान क्या करेगा, ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेच देगा, जिसमें वो ईरान को भी बेच सकता है, अलकायदा को बिल्कुल, भी बेच सकता है। पहले बेचा लीबिया, नॉर्थ कोरिया को। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जनरल इसके साहब, लिए does supporting BRICS mean supporting China in any way? देखो, सच्चाई है, ब्रिक्स जो है वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी, वो अमेरिका से डायरेक्ट पंगा लेने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जो ब्रिक्स है, इसमें आप देखें, चीन और रूस का बोलबाला ज़्यादा था, और भारत मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ रोल नहीं प्ले करेगा, और ब्रिक्स से कोई हमें खास फायदा नहीं है। तो ब्रिक्स एक, हाँ, उसकी इकॉनमी है 15-20%, और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर भारत इसको बड़े सोच विचार से चलेगा और सोच समझ के चलेगा। क्योंकि ब्रिक्स में बिल्कुल ठीक है, ब्रिक्स में बोलबाला है चीन का और रूस का आज की तारीख में, और इसको मद्देनजर रखते हमें चलना। और ब्रिक्स कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट दिखता जा रहा था। ब्रिक्स चैलेंज कर रहा था जो अमेरिका की हेगमनी को, और जी वो जी कर रहा था कि एक प्रकार से करेंसी जो कि पैरेलल करेंसी हो डॉलर की,
तो मुझे लगता है उसको मद्देनजर रखते भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स के नजदीक ज़्यादा जाए, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि उसके रिलेशन अमेरिका से खराब हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिर्जा साहब। कॉमेडी स्टार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। आप हमें पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग एंड ज्वाइनिंग एंड ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जी उमेश। देखिए, ब्रिक्स का जो करेंसी है वो अपने जो बताया गया था कजान समिट में लास्ट ईयर, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, यूरोजोन के अंदर भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जर्मनी डिसाइड करता है, और ब्रिक्स के अंदर भी अगर करेंसी बनेगी तो आपको मालूम है 60% ऑफ द ब्रिक्स का इकोनॉमी चाइना की है। तो और कहीं ना कहीं चाइना के पास वो लेवरेज भी है कि वो बाकी मेंबर्स को मनवा लेगा। तो मेरा थैंक मानना यू है अजय अजय शर्मा, बहुत शुक्रिया, आपने भी आज हमें ज्वाइन किया है। आप भी हमारी फैमिली के इंटरनल मेंबर आ गए। बहुत जल्दी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो मैसेज बनाऊंगा अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए, जरा 200 हो जाए ना तो फिर मैं बनाऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि 200 का हम मार्क टच कर लें तो फिर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जी प्लीज उमेश जी, कैरी ऑन प्लीज। मुझे देखिए जनरल साहब ने इजाजत दी है बीच में बोलने की। देखिए सर, हाँ एक जी। चीज है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है उसके अंदर चाइना अपना लेवरेज यूज करेगा, और मेरा मानना है कि रशिया और इंडिया नहीं चाहता कि ब्रिक्स की करेंसी बने, क्योंकि दोनों ही कंट्री चाइना के अगेंस्ट है। मतलब एक तरह से उनको ट्रेड के लिए चाइना की जरूरत है, रशिया को। और भारत को भी एक तरह से आप देखा जाए तो अपनी जो मैक्सिमम जो उनका ट्रेड है वो चाइना के साथ ही हो रहा है। तो एक तरह से बात करते रहेंगे, वो बोलेंगे लोकल करेंसी में आप ट्रेड करिए, बात करेंगे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की। पर भारत ने एक अच्छा काम किया है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। आज आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप रुपी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड आज हो रहा है वो रुपी के अंदर हो रहा है, और बताया रुपये जाता है कि रशिया के पास बहुत सारे अक्यूमुलेटेड रुपीज है। इसके लिए रशिया चाहता है कि भारत के अंदर वो इन्वेस्ट भी कर रहा है और भारत उधर से इंपोर्ट भी कर रहा है उस भारत से। तो एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है भारत की सरकार ने किया है। हाँ, ये जो रूस और भारत का ट्रेड है अभी रूपी रूबल में है, मगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भारत 32% ऑयल खरीद रहा है, और क्योंकि भारत उसको रुपी में दे रहा है तो रुपी उसको लग रहा है कि मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ। तो अब कहीं ना कहीं हम मार्केट देना चाहते हैं रूस को भी कि वो कुछ भारत से और खरीदे, क्योंकि इसको बार्टर सिस्टम करके इसको ठीक किया जाए। हाँ, ठीक ये होगी। सच्चाई है कि भारत और रूस के अंदर अब ट्रेड बढ़ेगा। भारत और रूस के अंदर जो वेपन सिस्टम की बात कर रहे हैं वो भी अब ज़्यादा मुझे लगता है कि खरीदे जाएंगे आने वाले ठीक। समय में। और मुझे लगता है एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बात हो रही थी कि जो अभी पाकिस्तान को लेके और जिस प्रकार से सिचुएशन वहाँ पर बिल्ट इन होगी, मुझे लगता है कि भारत को अभी चौकन्ना तो रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये बातचीत हो रही थी कि क्या अभी सिचुएशन संभल गई है। हाँ, सिचुएशन संभली हुई है, मगर हमने ये कर दिया है कि ये फौज है सिंधु, अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो हम इसके ऊपर दोबारा एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक न्यू नॉर्मल बना दिया हमने कि आज की तारीख में अगर कोई भी मेजर टेररिस्ट एक्शन होता है इट विल बी कंसिडर एक्ट ऑफ वार। तीसरा, कि आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हेल्ड इन अबेंस है, वो हेल्ड इन अबेंस रहेगी। और चौथा, अगर पाकिस्तान के साथ बात होनी है तो वो दो चीजों पे ही होगी, एक टेररिज्म और पीओके, इसके अलावा नहीं। और पांचवा, हमने ये कहा कि ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, ट्रेड और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और वाटर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। आई थिंक ये बहुत क्लियर कर दिया, और पाकिस्तान बिल्कुल। को अब ये समझ आ गई है। मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल जो सेट इन किया वो बहुत ही उसके अंदर बिल्कुल। फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। अच्छा उमेश जी, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? काफिला काफिला समझ। रुका। रुका क्यों? हाँ, प्लीज रिप्लाई देन आई विल बी मेंबर। क्या काफिला रुका रुका क्यों? क्यों? पाकिस्तान काफिला रुका रुका क्यों? क्यों? दें कौन जी सा जवाब। काफिला? कौन सा काफिला नहीं रुका ये? समझ नहीं आई ना बात। हाँ सर, जीना लैंड has said that it has made all nuclear missile to attack and India, so America and China both have reason to love Pakistan. यस, वी एग्री। अच्छा, हमारा शो का टाइम हो गया पूरा, आखिरी जो है 50 सेकंड रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं वो हमें बताएं आज का शो उनको हमारे मेहमानों को कैसा लगा,
और इसको हम कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाएं। जनाब पहले आ जाते हैं हम सिवाज सर के पास। जी मैं जी, कहूँगा मुझे मिर्जा बताइए साहब, कोई मैं तारीफ करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आज। एक मैं सोच रहा था जो हम पुराने ढंग से करते थे, इस जो ढंग आज किया हमने, मुझे बड़ा लाइवली लगा और मुझे लगता है कि हम ऐसे रूप के रूप बैठे हुए हैं अपने दर्शकों से, और जो उनके क्वेश्चन आ रहे थे ऑनलाइन हम उनका जवाब दे रहे थे। वेरी गुड, एंड आई थिंक दिस विल गो अ हिट इन फ्यूचर। थैंक यू सर। जी उमेश। बहुत ही अच्छा लगा सर, इसके अंदर हम रूबरू हो रहे हैं आपके चाहने वालों से, और एक तरह से आपको जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा कि और आप सब लोग समझ रहे हैं कि भारत के साथ रहने से भारत की जो थॉट प्रोसेस है उससे दुनिया को फायदा है। भारत इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। जो देश आज विश्व को संभाल रहा है, आज ऐसा एक लीडर हमारे पास है नरेंद्र मोदी जी के जैसे, बिल्कुल जो दुनिया में पीस की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंब की, वो बोल रहे हैं कि द एंटायर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सब चीज बोलिए। कोविड के टाइम पे 110 देशों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन दी। आपको मालूम है कि जो मॉडर्ना या जो वैक्सीन थी, जो फाइजर की वैक्सीन, वो अब फेलियर नजर आ रही है। तो भारत ने तो अफगानिस्तान में भी 2.5 लाख टन वीट भेजा है, वैक्सीन भेजी है, अभी भी उन्होंने वैक्सीन भेजी थी। तो भारत एक तरह से सबको समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, वो आगे जाके बढ़ेगा, और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग आपके साथ काम भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और आपकी बात पे विश्वास करने से आपकी जो विश्व में सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल में भारत बहुत तरक्की करेगा। जो हमारी आज इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन की, 2032 तक मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। 5 ट्रिलियन तो हम एक दो साल में बन ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें 10 ट्रिलियन को सोचना पड़ेगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। भाई हर भारतीय नागरिक 1,000 रुपया स्टेट बैंक में जमा करा दे तो 10 ट्रिलियन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया और मेरे चैनल को आज ज्वाइन भी किया। जितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आप ज्वाइन करेंगे, उसी तेज़ रफ्तारी के साथ हमारे प्रोग्राम्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी, हम ज़्यादा टॉपिक्स को एड्रेस कर सकेंगे और 24/7 लाइव चलेंगे। एक तरफ पूरा यूरोप है वेस्ट का जो बम्बार्ड कर रहा है और इंडिया को, और देखें वो जो पहलगाम में अटैक हुआ, इंग्लैंड के अखबारों ने टेररिस्ट नहीं लिखा, उन्होंने लिखा गनमैन, आर्म्ड गनमैन अटैक, टेररिस्ट उन्होंने भी नहीं लिखा। तो इसलिए ये चैनल और इस तरह के जितने भी चैनल हैं वो कम है इनका मुकाबला करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आई विल सी यू टुमारो ऑलमोस्ट सेम टाइम। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद। जय जय हिंद। सिया राम, जय हिंद। जय